सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 1 के क्विक शॉट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका मतलब ये होता है कि हमें प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोल करना होता है हमें अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे उसको इस प्रकार से मैनेज करेंगे जिससे वो समय पर कंप्लीट हो, हमारा जो बजट है वो बेसिकली प्रॉपर हो, साथ के साथ क्वालिटी जो हो उसके साथ हम लोगों को किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ न करनी पड़े। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो एक जैसे कॉलेज अटेंडेंस एप्लीकेशन हमारे पास है तो एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि बेसिकली सेमेस्टर टाइम पे स्टार्ट हो, यानी कि टाइम और एक्स्ट्रा कोई भी मनी या फिर बिना हमारे किसी मनी स्पेंड से वो प्रॉपरली हम लोग उसको डेवलप कर पाएँ। साथ के साथ वो कभी क्रैश ना हो, मतलब जब भी लोग उस पे अपनी अटेंडेंस को फ़िल करें प्रॉपरली हम लोग अपनी अटेंडेंस को फ़िल कर पाएँ। यानी कि क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम तीनों चीज़ें मेंटेन कौन करता है? एसपीएम यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की एक्टिविटीज़ यानी कि स्टेप्स कौन-सी हैं जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं और एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं, जो पिछले पेज में हमने पढ़ा टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग यानी कि हमें यूज़र की नीड्स को अंडरस्टैंड करना होगा। प्लानिंग यानी कि हमें टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज को डिफाइन करना होगा। डिज़ाइन, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें स्ट्रक्चर को बनाना है, यानी कि किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे उसको हम लोग डायग्राम्स या फिर किसी चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि जो प्रॉपर फ्लो मेंटेन हो वो हमेशा ही मेंटेन रहे। चौथे नंबर पे डेवलपमेंट यानी कि हमें कोडिंग वगैरह करनी होगी तो उसको हम लोग एक्चुअल कोड यहाँ पर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए राइट करेंगे। फिफ्थ स्टेप टेस्टिंग। टेस्टिंग का सिंपल मतलब ही ये होता है कि हमें एरर्स को फाइंड करना है और फिक्स करना होता है। टेस्टिंग के अंदर डिबगिंग भी आता है। ये टेस्टिंग एंड डिबगिंग दो प्रोसेसेस होती हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं ये। सिक्स्थ पे बात करें तो डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस यानी कि हमें प्रोडक्ट जो है उसको यूज़र को डिलीवर कर देना है। साथ के साथ अगर टाइम टू टाइम अगर यूज़र किसी प्रकार की इश्यूज़ को रिपोर्ट करता है तो उसे हमें फिक्स भी करना होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो द कॉलेज ऐप, यानी सबसे पहले हमें गैदर करना होगा, यानी कि स्टूडेंट से पूछना होगा। यूज़र्स हमारे लिए यहाँ पर स्टूडेंट हैं और वो ये बताएंगे कि क्या क्या उनकी नीड्स हैं। डिज़ाइन यानी कि हम एप्लीकेशन के डिफरेंट तरीके की स्क्रीन जैसे होम स्क्रीन हो सकती है या फिर किसी पर्टिकुलर पेज पर जब वो लॉगिन करेगा तो उसका डिस्प्ले या फिर स्क्रीन कैसी होगी उसको हम लोग पेपर्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम लोग कोडिंग करेंगे, कोड लिखेंगे, जैसे कि पाइथन के अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं। और जो फोर्थ स्टेप है वो है टेस्टिंग, यानी कि हमें लॉगिन करना यूजिंग फेक पासवर्ड और बग्स को चेक करना, फिक्स करना कि लॉगिन प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार की एरर न आए। सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज एंड मेथोडोलॉजीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कैटेगराइजेशन और मेथोडोलॉजीज़। जो मेथोडोलॉजीज़ वाला पार्ट है वो सेकंड यूनिट के अंदर डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दी गई है उसकी। कैटेगराइजेशन की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे साइज के बेसिस पर, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, टीम के बेसिस पर। जैसे अगर स्मॉल साइज एप्लीकेशंस की बात करें तो कैलकुलेटर हो सकते हैं या फिर नॉर्मल कैमरा सॉफ्टवेयर्स जो हम डेवलप करते हैं उनको इसके अंदर ले सकते हैं। मीडियम की बात करें तो मीडियम के अंदर बेसिकली कौन सी आ जाएंगी? वेबसाइट्स, जिनके अंदर हमें थोड़ी जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाती है। और टीम जब इसके अंदर बात करें तो एक सिंगल ह्यूमन के लिए शायद ये मेंटेन करना उतना आसान ना हो। लेकिन थर्ड जब हम कैटेगरी के अंदर बात करें तो सबसे लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर होती है, लार्ज साइज जिसकी होती है और टीम जिसके अंदर लार्जली मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो होती हैं बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि डिफरेंट तरीके के यूजर्स की डिफरेंट तरीके की नीड को हैंडल करने के लिए एक ह्यूमन इनफ नहीं होगा। तो कैटेगराइजेशन के अंदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज, स्मॉल के अंदर सिंपल ऐप्स, मीडियम के अंदर वेबसाइट्स और लार्ज के अंदर बैंकिंग सिस्टम, जिसको मेंटेन करने के लिए जो साइज होगी टीम की वो काफ़ी बड़ी होगी। इन एप्लीकेशंस की साइज़ भी बड़ी होती है क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट तरीके की फंक्शनलिटीज़ हमें अचीव अचीव करनी होती है, जैसे पेमेंट करना होता है, अकाउंट बैलेंस चेक करना होता है, मिनी स्टेटमेंट देखना होता है, ये सारी चीज़ें। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंट वेराइटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होगी बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर। इसको हम लोग वन लाइन टेक अवे यानी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझना चाहें तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट को डेवलप करना है या फिर ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना है
जिसके अंदर जो साइज़ हो वो भी प्रॉपर हो। कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप प्रोजेक्ट को चूज़ करें तो उसको ऐसे चूज़ करें कि आप अगर बिना किसी टीम के भी वर्क करना चाहें तो उस पे वर्क कर सकें। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी टफ ना हो कि गिवन टाइम स्पैन के अंदर आप उसको डेवलप ही ना कर पाएँ, और साइज़ भी काफ़ी प्रॉपर्ली मेंटेन करें, क्योंकि साइज़ जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऐसे यूज़र्स जिनके पास अच्छे डिवाइसेज़ नहीं हैं उनके लिए इन एप्लीकेशंस को यूज़ करना, ऐसे बोले तो उनके लिए कॉम्पैटिबल ही नहीं होंगे। प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार ऐसी हो सकती है जिसके अंदर स्टीयरिंग ही ना हो? इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर हमने कंट्रोल के प्रिंसिपल्स को यूज़ नहीं किया है। आइदर प्रिंसिपल कंट्रोल मेथड या फिर मैनेजमेंट कंट्रोल मेथड। तो प्रिंसिपल्स जो होती हैं वो ये बताती हैं कि हमें अपने एप्लीकेशन को जो डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, उसके लिए सिंपल और प्रॉपर मैनेजमेंट जो होती हैं उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए और टीम का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन सा टीम का मेंबर कौन सा वर्क कौन से सॉफ्टवेयर के लिए कहाँ करेगा, ये चीज़ें। जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल की हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट कंट्रोल का सिंपल मतलब ये है कि ये एक ऐसा एक्टिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को फिक्स करते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट की बात ही तब आती है जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। तो वहीं हुआ कि मैनेजमेंट के अंदर हमें प्रोग्रेस को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना होता है, प्लान के साथ कंपेयर करना होता है कि हम प्लान के साथ आगे चल रहे हैं या फिर पीछे हो चुके हैं। सेकंड चीज़, अगर पता चलता है कि हम पीछे हैं तो हम उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एक बेहतरीन चीज़ ये है कि जब हम गुड मैनेजमेंट रखेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर या फिर रियल लाइफ के अंदर भी। और साथ के साथ अगर हमने प्रॉपर कंट्रोल एक्टिव कंट्रोल फिक्स कर रखा है चीज़ों पे, तो जब भी चीज़ें ऑफ ट्रैक भी जाएँगी ना तो हम उनको प्रॉपर्ली फिक्स कर पाएँगे, प्रॉपर्ली ऑन द ट्रैक लेकर के आ पाएँगे। पोर्टफोलियो एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझने के लिए आप ये अज्यूम करें कि आप किसी कंपनी के लीडर या फिर सीईओ हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट का सिंपल मतलब ये हुआ, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये एक बिग पिक्चर है। सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जिन पे हम वर्क कर रहे होते हैं उनको हम लोग अपने कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन करेंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी के गोल्स के साथ अलाइनेशन कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें हमारी कंपनी को शायद ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स पे वर्क करना पड़ सकता है एक ही बारी में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रायोरिटी डिफाइन करना है, किसने ज़्यादा पैसा दिया है, किसने कम पैसा दिया है उसके बेसिस पर बोल सकते हैं, या फिर किसने हमें ज़्यादा दिन का समय दिया है, किसने कम दिन का समय दिया है, किसको जल्दी चाहिए एप्लीकेशन, किसको लेट से चाहिए एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर और उसके हिसाब से रिसोर्सेज को अलोकेट करना। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर अगर कोई चीज़ आती है, जैसे कार धुलने के लिए आती है, तो कौन सी कार पहले धुलेगी, कौन सी कार बाद में धुलेगी, इसका ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी जो होती है वो हमारे लिए डेस्टिनेशन को सेट करती है। अब जैसी स्ट्रैटेजी होगी वैसा ही तो डेस्टिनेशन मिलेगा, इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। साथ के साथ जो पोर्टफोलियो होती है ये बताती है कि हमें कौन सी राइट व्हीकल्स चाहिए हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो कंपनी की सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करो, लेकिन साथ के साथ ये ध्यान रखो कि वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइंड हो। दूसरी चीज़, हम लोग सही प्रोजेक्ट को सही टाइम पर उठाएं, सही टाइम पर कंप्लीट करें, वरना कंपनी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट को राइट टाइम पर कंपनी को उठाना चाहिए, जिसके अंदर रिसोर्सेस अलोकेट करना चाहिए और प्रॉपर्ली उसे टाइम पे कंप्लीट करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर जिस प्रोजेक्ट को हमने उठाया है उसका बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हमने सही प्रोजेक्ट को चूज किया है। लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है बेनिफिट से तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हम लोग लॉस में जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट को टाटा बाय बाय बोल दें आप। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे किसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के लिए अगर हम लोग बोलते हैं, तो जैसे मानते हैं कि हमारे लिए उसको इन्वेस्ट करना होगा $500, और अगर ये आइडिया काम कर जाता है तो हमारे लिए ये नियरली $2000 हर एक साल में ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट देगा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इस पे काम करना चाहिए, वरना अगर ऐसा हो कि हमारे लिए $200 का प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट टोटल ऑल देगा तो उस प्रोजेक्ट पे काम करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, उसको बाय बाय कह के हम साइड में हो जाएंगे। सिंपल डायग्राम एक्सप्लेन किया है, आप अपने लिए तराजू बनाएं और उस तराजू पे देखें कि कॉस्ट जो है वो हल्का है या नहीं। अगर हल्का है तो फ़ायदेमंद चीज़ है, अगर भारी हो जाता है कॉस्ट तो फिर तो आप हल्के हो जाएंगे।
बेसिक रिस्क कॉन्सेप्ट, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, हमने सबसे पहले ये समझा कि कंपनी कौन से सॉफ्टवेयर को चूज करना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर पे टाइम देना चाहिए। उसके बाद हमने ये समझा कि हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट पे पहले काम करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। अब आगे बात ये आती है कि हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक दिन हमारे लिए बेहतरीन ही होगा। कभी कुछ दिन खराब भी हो सकते हैं, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। कभी कुछ दिन खराब भी हो सकते हैं, तो उन खराब दिनों में हमें कुछ काम करना होगा, इसी को बेसिक रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट सिंपल ये एक्सप्लेन करता है कि अगर हर एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, जो कि मोस्टली होता ही है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हम उसे कैसे हैंडल कर लेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि जो नुकसान हो वो कम से कम हो सके। जैसे इसके कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो टीम हमने चूज कर रखी है उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली टीम के अंदर स्किल्स की कमी है। दूसरे नंबर पर सडन बजट कट्स, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे कंपनी वाले किसी मेंबर को हमने कुछ पैसे दिए और बोले कि इस चीज़ के लिए ये चीज़ आपको लेकर के आनी थी, बट पता चला कि वो पैसा तो हमने उनको दिया, लेकिन उस पैसे को उन्होंने कहीं और यूज कर लिया, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे सिंपल बजट कट्स के केस में क्या हो सकते हैं, हमको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन रखना होगा, एक बफर मनी हमारे को अलोकेट करके पहले से ही रखना होगा। तीसरे नंबर पर अगर कोई बीमार हो जाता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के अंदर समझ रहे हैं कि अगर एक प्रोग्रामर 1-2 दिन पहले, जैसे हमें डिलीवर करना है प्रोडक्ट को और 1-2 दिन पहले उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के दौरान ही वो बीमार हो गया, तो ये एक रिस्की प्रोजेक्ट हो सकता है हमारे लिए। तो हम लोग पहले से ही कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक दूसरा प्रोग्रामर हो, जिसको हम लोग बैकअप के रूप में रखेंगे, ताकि अगर एक प्रोग्रामर बीमार भी हो जाता है तो उसके केस में सेकंड प्रोग्रामर जो हो वो हमारे काम को संभाल सके। देखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए प्लानिंग। तो जैसे लाइफ के लिए प्लानिंग करना होता है उसी तरीके से प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग हमें करना होता है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग ये चीज़ को इंक्लूड करता है कि बेसिकली जो भी सारी चीज़ें हम किसी भी प्रोजेक्ट को उठाएं तो उसके लिए हमारे सारे डिसीजंस जो होने चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये बेसिकली हमारे डिसीजंस को फ्यूचर के रिजल्ट से मैप करता है, जैसा डिसीजन वैसा हमारा रिजल्ट आएगा फ्यूचर का। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग 4 चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसके बारे में हमने पहले से ही समझ लिया है। सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन और रिस्क प्लानिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डिफरेंट तरीके के कन्फ्यूजन से हमको बचा के रखता है। ये लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और हमारे टाइम और मनी को सेव करता है। टीम को प्रॉपर डायरेक्शन देता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की हम लोग बात करें तो एक घर जैसे हमें बनाना है या खरीदना है, तो उसके लिए हम लोग एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं कि सीमेंट की कितनी कॉस्ट आएगी। अगर हमने जो बिल्डर्स बाई कर रखे होंगे जिनको बेसिकली घर बनाने के लिए बुलाएंगे, उनके लिए कितना पैसा एलोकेट करना पड़ेगा। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि केवल घर ब्रिक्स को अरेंज कर देने से नहीं बनता है, उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग होगी तो अच्छा घर बनेगा, वरना घर तो वैसे भी बन जाएंगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही होगा, फ्यूचर के अंदर कुछ और बन जाए तो उसमें भी कोई संदेह नहीं होगा। उसी डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले आप कॉस्ट को एस्टिमेट करें, फिर रिसोर्सेज को प्लान करें, फिर रिस्क्स जो भी हों जिनके बारे में हमने पहले ही समझा उनकी भी अच्छे से प्लानिंग कर लें। टाइम का भी एस्टिमेशन लेकर के चलें कि 2 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए या 3 महीने में, व्हाटसोएवर। यू मस्ट फॉलो ऑल द स्टेप्स। उसके केस में क्या होगा कि यू विल बी हैविंग अ प्रॉपर रिजल्ट। कम से कम ये डिसाइडेड होगा कि ये रिजल्ट आएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमारे डायरेक्शन में, हमारे हित में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।